हेलो एवरीवन। आई होप कि मैंने जो पार्ट वन में सिखाया था एक्सेल में वो सब आपने देख लिया होगा। तो पार्ट टू शुरू करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट वन में हमने क्या किया था। तो जैसे कि मैंने बेसिक आपको सिखाया था कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, सेल किसको कहते हैं और वो सबको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ये कॉलम है, ये रो है और ये सेल है। उसमें भी मैं हमने सीखा था कि एक्टिव सेल किसको कहते हैं एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्मॉल स्क्वायर एट द बॉटम राइट कॉर्नर, यानी कि छोटे से स्क्वायर को क्या कहते हैं और उसका क्या यूज है, ऑटोफिल। और मैंने आपको ऑटोफिल का डेमो भी दिया था। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया था और आपको भी कहा था कि आप भी बना के रखिएगा, जिससे हम आगे हमारा फॉर्मूला की प्रैक्टिस और दूसरी प्रैक्टिस कर सके। तो इसी के साथ हम अपना जो है वो पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू में हम आज क्या क्या सीखेंगे। मेन चीज जो मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं सिखाई थी वो है हाउ टू सेव ए फाइल। वैसे बाकी सब प्रोग्राम की तरह ही इसमें भी फाइल सेव करना है, तो उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस है ही नहीं। और जो मेन पार्ट है वो है होम मेनू। पूरा होम मेनू में सिखाने की कोशिश करूंगा आज। और उसमें मेन मेन पॉइंट जो रहेंगे, जो नए होंगे या तो जो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो है फॉर्मेट पेंटर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, बेसिक कैलकुलेशन जिसमें हम सीखेंगे सम, एवरेज, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, हाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट एनी रो, कॉलम एंड शीट, हाउ टू चेंज द नेम ऑफ शीट, शीट का नाम कैसे बदलेंगे, एंड मूव और कॉपी शीट, यानी कि शीट की कॉपी या शीट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करेंगे। ये रहेंगे हमारे मेन पॉइंट आज के ट्यूटोरियल पे। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट टू। हम हमारी मेन शीट में आ गए वापस। जैसे कि मैंने कहा था कि शीट वन बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपका 2007 वर्जन है तो 3 शीट एक साथ दिखेंगी। 2013 में एक ही शीट दिखती है और नई शीट ऐड करने के लिए आपको सिंपल ये प्लस बटन प्रेस करना है। तो मैंने कल शीट वन में ये टेबल टाइप किया हुआ था। अभी ये मैं होम बटन पे प्रेस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये फाइल को सेव कैसे करना है, नॉर्मली है फाइल मेनू में से आपको फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या लेना है, सेव एज लेना है। सेव एज में ब्राउज में जाइए और यहाँ पे आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है कि आपको आपकी फाइल कहाँ पे सेव करनी है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डेस्कटॉप, तो मेरी फाइल कहाँ पे सेव होगी, डेस्कटॉप पे सेव होगी। यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है, कोई भी नाम देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग वर्जन है। अगर मान लो कि मैंने 2013 में कोई फाइल बनाई तो मेरी वो फाइल 97 या 2003 वर्जन में ओपन नहीं होने वाली। अगर कोई आप में से कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है तो अगर मान लो कि कोई दिन आपको 2013 में काम करने का मिले और आपने सेव कर ली और फिर आप अपने कंप्यूटर में ओपन करने की कोशिश करेंगे जिसपे पुराना वर्जन चल रहा है, तो वो ओपन नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, जो एक्सेल की फाइल बना रहे हो 2013 ही हो या कोई भी हो, सेव करते वक्त आपको यहाँ पे 97 और 2003 वर्जन सिलेक्ट करना है, जिससे आपकी फाइल पुराने वर्जन में सेव हो जाएगी। फिर आप चाहो तो उसको पुराने वर्जन में भी ओपन कर सकते हो। और आपको अगर ये पूरी एक्सेल की शीट पीडीएफ फाइल में सेव करनी है तो आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे पीडीएफ, तो उसकी एक पीडीएफ फाइल बनेगी, एक्रोबैट रीडर वाली फाइल बनेंगी, जिससे आप एक्रोबैट रीडर में या मोबाइल से इजीली भेज सकते हैं, जिसकी साइज भी छोटी होती है। तो सिर्फ ये एक ही पर्पज के लिए मैंने आपको ये ओपन करके दिखाया कि आप अपनी फाइल को कैसे सेव करेंगे। तो ये एक ही पॉइंट मेन है, सेव करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से फॉर्मेट में सेव करना है। अगर आपको कोई वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल एस एक्स से ही सेव होगा, जो आप 2007 या 2013 दोनों में ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। याद रखिए आपने कौन सी जगह पे और कौन से नाम से फाइल सेव की, फिर सेव बटन प्रेस कर दीजिए। उसके अलावा भी एक ऑप्शन है, आप टूल्स में देखिए, यहाँ पे आपको जनरल ऑप्शन मिलेगा। जनरल ऑप्शन में आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। अगर आपको आपकी वर्कशीट या जो भी है प्रोटेक्टेड रखनी है
तो पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, दोनों में से कोई भी पासवर्ड सेट करना है या तो दोनों सेट करने कर सकते हो। ये भी आपको सेव करते वक्त ही सेट कर लेना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा आपके पास होता है। अगर आप चाहते थे कोई दूसरा ओपन ना करे, तो बेटर यू गिव द पासवर्ड टू योर फाइल। बिना वो पासवर्ड ना ही आप उसको ओपन कर पाएंगे, ना ही मॉडिफाई कर पाएंगे। मैं यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ, पासवर्ड टू ओपन में ओके कर रहा हूँ। यही पासवर्ड वापस पूछेगा, दोनों मैच होने चाहिए। सेट कर दिया एंड सेव। कहाँ पे वो आएगा? टूल्स में से जनरल ऑप्शन। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये हो गई सेव। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हाउ टू सेव योर फाइल, जिसमें मैंने थोड़ा एडवांस आपको सिखाया कि कैसे पासवर्ड देना और कैसे आपको पुराने वर्जन में फाइल आप सेव कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ थी वो मैंने कहा था आपको होम मेनू, यानी कि अभी मैं होम मेनू में ही हूँ। ये जो आपको दिख रहा है वो पूरा होम मेनू है। इतने सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से काफ़ी ऑप्शंस कॉमन है, चाहे वो वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो। जैसे कि मैंने आपको कल सिखाया था, यहाँ से आपको फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ पे साइज चेंज करनी है, यहाँ पे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ऑप्शन देना है। तो वो सब ऑप्शन आपको पता है, वो वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, तीनों में सेम रहता है। अभी मान लो कि मुझे ये सेल मैंने सिलेक्ट किया, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से कलर में जाकर कोई भी कलर चूज करूंगा और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा। फॉन्ट का कलर चेंज करना हो तो बाजू में जो ए ऑप्शन है वो फॉन्ट कलर इसको कहते हैं। इससे आप फॉन्ट का कलर भी सेट कर सकते हो, कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड चेंज कर लिया। यहाँ पे जो है वो फॉन्ट 1 पॉइंट इंक्रीज करना है और यहाँ पे 1 पॉइंट डाउन करना है, यानी कि बढ़ाना और कम करना। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे डाउन हो रहा है, तो आपको अगर कुछ ही चेंजेस करना है आपकी साइज में तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया जनरली लुकआउट के लिए कि भाई कैसे फॉन्ट चेंज करे, उसकी साइज है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर कैसे सेट करे, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप जब एक्सेल ओपन करते हो तो आपको रो और कॉलम मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बॉर्डर है, मगर एक्चुअली जब आप उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसके अंदर बॉर्डर नहीं आती है, ब्लैंक पेज आता है। ये रो और कॉलम आपको सिर्फ दिख रही है मगर बॉर्डर नहीं है। तो अगर आपको बॉर्डर भी चाहिए आपको प्रिंटिंग में, तो बॉर्डर ऐड करनी पड़ती है। तो वो बॉर्डर ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि मान लो कि सराउंडिंग बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड चाहिए, ऑल बॉर्डर्स, नो बॉर्डर। मैं अभी ऑल बॉर्डर्स ले रहा हूँ, तो हर एक जगह पे बॉर्डर आ जाएगी। अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि बॉर्डर हो है तो कैसी लग रही है, यानी कि बाकी जगह पे बॉर्डर नहीं आने वाली है। जहाँ पे आप बॉर्डर देंगे उसी एरिया में बॉर्डर दिखेंगी, बाकी ब्लैंक एरिया पेज होगा, कंटेंट से दिखेगा मगर बिना बॉर्डर दिखेगा। और बॉर्डर निकालनी हो तो वापस वही, इस बार मैं यहाँ से क्या ले लूंगा, नो बॉर्डर लूंगा, तो बॉर्डर वापस चली जाएगी। जिस तरह की बॉर्डर आपको चाहिए वो आप यहाँ से बॉर्डर ले सकते हैं। यहाँ पे आप बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। लाइन का कलर यानी कि बॉर्डर का कलर चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और मोर बॉर्डर में जाएंगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि अभी मैं मोर बॉर्डर्स में गया, जिसको मुझे सराउंडिंग डार्क बॉर्डर चाहिए, आउटलाइन में मैं डार्क बॉर्डर दे रहा हूँ और इनसाइड में मैं थोड़ी लाइट बॉर्डर दे रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। तो सराउंडिंग आप देखोगे तो डार्क बॉर्डर आ गई मेरी, और अंदर जो है वो इतनी डार्क बॉर्डर नहीं है और थिक बॉर्डर नहीं है, थिन बॉर्डर। वापस मैं उसी के अंदर जा रहा हूँ, मोर बॉर्डर्स में। मुझे सपोज टॉप और बॉटम बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं ऊपर का जो ये बटन, हर एक बॉर्डर का बटन है, यानी कि ये टॉप का, ये इनसाइड का, ये बॉटम का, ये लेफ्ट साइड का, ये मिडल का और ये राइट साइड का। सपोज मुझे टॉप और बॉटम में बॉर्डर नहीं चाहिए तो ये बटन में से बॉर्डर में निकाल दूंगा। आपको प्रीव्यू भी मिलेगा, प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि अभी टॉप और बॉटम में बॉर्डर नहीं है। ओके मैं करूंगा तो दोनों में से बॉर्डर निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप और बॉटम में बॉर्डर नहीं दिख रही है, और यहाँ पे जैसा दिखता है उसी तरह से प्रिंटिंग में आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, प्रिंट निकालने से पहले एक बार चेक कर लेना है क्या प्रॉपर सब कुछ है कि नहीं है।
डबल लाइन बॉर्डर चाहिए, सपोज मुझे टॉप में डबल लाइन बॉर्डर चाहिए, तो पहले बॉर्डर की स्टाइल सिलेक्ट कीजिए और फिर ये बटन प्रेस कीजिए। सपोज मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं कोई भी एक कलर डिसाइड कर रहा था, सपोज रेड, फिर ये बटन प्रेस करूंगा। ऊपर मैंने बटन पहले से ही प्रेस किया था, इसलिए ऊपर टॉप बॉर्डर में रेड कलर नहीं आया। तो ध्यान रखिएगा, पहले सब कुछ सेट कर लो और फिर बटन प्रेस करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी चेंजेस किए उसके हिसाब से बॉर्डर आ गई। तो बॉर्डर आपको अलग से ऐड करनी पड़ेगी और उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। बेहतर होगा कि आप मोर बॉर्डर्स में ही जाकर पूरा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉर्डर सेट कर लें, जो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया बॉर्डर का। दूसरी जो चीज है वो है कट कॉपी पेस्ट, जो आपको पता ही है क्या है। कॉपी से क्या होता है, हमारा कंटेंट दूसरी जगह पे कॉपी कर सकते हैं, और वो कॉपी करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, पेस्ट। कट से क्या होता है, जो हमारा डेटा होगा वो मेन प्लेस, ओरिजिनल प्लेस से वो निकल जाएगा और दूसरी जगह जहां पे हम पेस्ट करेंगे वहां पे आ जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट कॉमन ऑप्शन है जो हर सॉफ्टवेयर में होता है। पेस्ट में वैरायटी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं होम मेनू का। उसके बाद जो है फॉर्मेट पेंटर, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दिया या तो कोई अट्रैक्टिव लुक अप्लाई कर दिया, फिर बाद में हमको याद नहीं कि हमने क्या क्या चीज उसमें अप्लाई की थी, कौन सा कलर एग्जैक्टली रखा था, कौन सा बैकग्राउंड कलर रखा था, कौन सी साइज रखी थी, वो हमको एग्जैक्टली याद नहीं रहता है। तो बेहतर क्या होता है, मान लो कि आपको कोई एक सेल सिलेक्ट कर लो, फिर फॉर्मेट पेंटर क्लिक कर लो, फिर आपको वही लुक जिस एरिया में चाहिए उस एरिया में जाके ड्रैग कर लो। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने सेल सिलेक्ट किया था उसमें मैंने जो लुक डिसाइड किया था, सेट किया था, वही लुक फॉर्मेट पेंटर ने जो बाकी के सिलेक्टेड सेल के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कभी मैं ये कैसे लाऊं, याद नहीं रहता कहाँ पे कौन सा बटन क्लिक करने पर कौन सी चीजें हुई थी, काफी टाइम हो जाता है। मैं वापस उसको अंडू कर रहा हूँ। अंडू मतलब आपको पता है कि मेरी जो लास्ट एक्शन है उसको कैंसिल करना। कंट्रोल जेड उसकी शॉर्टकट की होती है। ये मैंने अंडू कर दिया। मैं वापस आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी सेल जिसको लगे कि आपको ये सेल के अंदर जो भी लुक आपने अप्लाई किया है, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, जो आपको चाहिए दूसरी जगह पे, उसको पहले सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। फिर आपको जहां वो इफेक्ट चाहिए वो सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। जितने सेल सिलेक्ट करेंगे वो सभी सेल के ऊपर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इतने सारे सेल सिलेक्ट किए थे, सबको वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। वापस मैं अंडू कर रहा हूँ। तो ये है आपका फॉर्मेटिंग पेंटर, यानी कि फॉर्मेट पेंटर। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, वापस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फॉर्मेट पेंटर, और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अलग जगह पे। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो सिर्फ क्या आया, बैकग्राउंड। अगर लिखूंगा तो भी कौन से कलर से होगा, वही कलर से जो मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि हमने फॉर्मेट पेंटर से वो सेल को वही इफेक्ट दी जो मैंने यहाँ पे मैच में दी थी। अब देख सकते हैं बॉर्डर भी उसके साथ साथ आ गई, क्योंकि मैंने ये सेल को बॉर्डर भी दी हुई है। तो ये बेनिफिट रहता है फॉर्मेट पेंटर का। फिर अगर मान लो कि मैंने आपको पार्ट 1 में रो की हाइट, कॉलम की विड्थ वगैरह भी बढ़ाना सिखाया था। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रो की हाइट मैंने काफी बढ़ा दी। तो अलाइनमेंट आपको पता है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। मान लो कि ये पूरे सेल में सिलेक्ट कर रहा हूँ, सभी के सभी सेल, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड जाएगा कंटेंट। ये सेंटर अलाइनमेंट है, सब कुछ सेंटर में आ गया। और ये राइट अलाइनमेंट है, सब कुछ राइट साइड आ गया। तो वो तो ठीक है, मगर आप यहाँ पे हाइट देख सकते हो काफी बढ़ गई है। तो यहाँ पे एक्सेल में आपको 3 अलाइनमेंट और भी दे रहे हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट जिसको हम कहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी हाइट में मैं मेरे कंटेंट्स को कहाँ रखना चाहता हूँ, टॉप पे, मिडल पे या बॉटम में, जिसको कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट बॉटम में ही होता है, और वो ही आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि ये है टॉप, तो ऊपर की बॉर्डर के साथ टच किया हुआ आएगा। ये है सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और ये है बॉटम, बाय डिफॉल्ट बॉटम होता है। सेंटर यानी कि ये मिडल है, और ये
टॉप है। सपोज मैं इसमें भी मिडल रख रहा हूँ तो एग्जैक्ट सेंटर में आएगा आपका कंटेंट। तो ये भी एक जरूरी है, कभी कभी सेल की हाइट बहुत बढ़ जाती है और सब कुछ कंटेंट नीचे की तरफ आ रहा है तो लुक वाइज देखा जाए तो अच्छा नहीं होता है। और कोई भी अच्छे डेटा को, इंपॉर्टेंट डेटा को हम सेंटर में रखते हैं तो दोनों साइड से सेंटर में रखना पड़ेगा। ओरिजेंटली ये ओरिजेंटल अलाइनमेंट से सेंटर, और वर्टिकली ये मिडल ऑप्शन लेना है, सेंटर में आ जाएगा। ये दोनों सेट करने पर ही आपका डेटा एग्जैक्ट सेंटर में दिखेगा। तो ये रही अलाइनमेंट की बात। ये आपको वर्ड में नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन आपको एक्सेल में ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे टेबुलर वे पे हम वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है जहाँ पे रो की हाइट बहुत ज़्यादा हो तो आप वहाँ पर भी डेटा अच्छे से सेट कर पाए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब आपको सेल के कंटेंट्स की डायरेक्शन चेंज करनी हो, क्योंकि हमको विड्थ ज़्यादा नहीं चाहिए, कम विड्थ में ज़्यादा काम करना है। हाइट हमारे पास बहुत सारी है, विड्थ कम है। जो भी कुछ आप अपने पेज सेटअप को लेकर आप टेंशन में हो कि भाई पेज में ज़्यादा विड्थ नहीं है और डेटा मेरा बहुत स्प्रेड हो रहा है, एक पेज में नहीं आ रहा है, तो कभी-कभी ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, छोटे से कंटेंट्स का ओरिएंटेशन चेंज करके विड्थ को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन में आप अलग-अलग एंगल है। आप देखो तो यहाँ पे वर्टिकल हो गया, क्रॉस में आ गया, बॉर्डर है तो बॉर्डर भी आएगी, इस तरह का एंगल घूम गया। और ज़्यादा अगर अच्छे से आपको फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में चले जाइए और ये आपको यहाँ पे पूरा एंगल दिखा रहा है, ये जीरो है, डिग्री दिख रही है आपको जीरो, यानी कि जैसा आपने टाइप किया ऐसा नॉर्मली। मैं थोड़ा उसको एग्जैक्ट यहाँ पे घुमाऊंगा, हो गया। वापस मैं ले रहा हूँ वहीं से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट ऊपर की तरफ, फिर मैं चाहूँ तो इसकी विड्थ में कम कर सकता हूँ क्योंकि अभी वो स्पेस कम ले रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको घुमा सकते हैं, जैसे कि ये मैथ्स है, 5 कैरेक्टर है और 5 कैरेक्टर जितनी विड्थ मेरे पास नहीं है तो मैं उसको फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट करके जितना पॉसिबल है उतना मैं उसको एंगल दे दूंगा। अभी मेरे पास विड्थ कम करने की जगह है, मतलब मैं विड्थ यहाँ पे कम कर सकता हूँ क्योंकि मैथ्स का जो कैरेक्टर्स है 5 है मगर वर्टिकली हो गए। आप देख सकते हैं कितनी विड्थ कम हो गई। तो इस तरह से सेटिंग करने पर फायदा ये हमको मिलता है कि विड्थ कम यूज होती है, टाइटल वही रहता है, टाइटल कट भी नहीं रहा है और मेरी विड्थ भी बच गई। तो अगर पेज सेटअप में कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से ओरिएंटेशन में जाकर पर्टिकुलर एंगल दे सकते हो जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, कम विड्थ में आपका कंटेंट्स फिट हो जाएगा। मैं वापस जीरो कर रहा हूँ, ओके वापस हो गया। थोड़ी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको ये भी आइडिया आ गया कि ओरिएंटेशन का क्या यूज है। आप एंगल दे सकते हैं जिससे आप वर्क कर सकें। इसके बाजू में आप देखेंगे रैप टेक्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को पता भी होता है मगर मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। रैप टेक्स्ट, अभी यहाँ पे एवरेज मैंने लिखा, आप देख सकते हो कि एवरेज जो स्पेलिंग है वो जी कॉलम से बाहर निकलकर एच कॉलम में चला गया है थोड़ा सा। अगर मैं एच कॉलम में लिख रहा हूँ कुछ भी लिख लेता हूँ तो होगा क्या, एवरेज का स्पेलिंग कट गया। और अगर कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो आएगा। तो मगर मैं सिर्फ ये एक कैरेक्टर की वजह से एच कॉलम तो मेरी वेस्ट नहीं कर सकता। तो मुझे अभी ऐसा करना है कि मेरे सेल का जो कंटेंट्स है वो सेल की बाउंड्री क्रॉस करनी नहीं चाहिए, या तो सेल अपने आप एडजस्ट कर ले मेरे कंटेंट्स को फिट करने के लिए, तो उसके लिए यूज किया जाता है रैप टेक्स्ट। मैंने ये सेल सिलेक्ट किया है, मैं रैप टेक्स्ट ऑप्शन ले रहा हूँ। क्या हुआ, एवरेज का जो स्पेलिंग था वो अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है, सेल की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है। और एक्सेल ने क्या किया, वो एवरेज के स्पेलिंग को फिट करने के लिए विथ तो उसके पास नहीं है क्योंकि बड़ी हुई है ही नहीं विथ, क्योंकि एच कॉलम में जा रहा है, तो उसने क्या कर दिया, हाइट बढ़ा दी और स्पेलिंग को पूरा कंप्लीट किया। तो ये बेनिफिट रहता है रैप टेक्स्ट का। सपोज मान लो कि यहाँ पे मैथ्स मैंने कॉलम की विथ कम कर दी है, सब में कट रहा है, मेरे पास विथ नहीं है, हाइट है मेरे पास,
तो मैं ये सभी सेल को सिलेक्ट करूंगा और रैप टेक्स्ट दे दूंगा। रैप टेक्स्ट, आपको कोई रैप टेक्स्ट कहता है, कोई रैप टेक्स्ट कहता है, ठीक है। तो अभी मुझे फायदा क्या हुआ कि मेरे सेल का अंदर जो मैंने कंटेंट्स लिखा उसका स्पेलिंग मिस नहीं हो रहा है, पूरा स्पेलिंग दिख रहा है, और मेरी विड्थ भी मुझे प्रॉपर मिल रही है। जो विड्थ में मुझे काम करना है वो विड्थ में मैं काम कर सकता हूँ। आप रैप टेक्स्ट से भी कर सकते हो, या तो आप ओरिएंटेशन देकर एकदम विड्थ छोटी करके भी काम कर सकते हो। आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करना होता है। तो ये रैप टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने सेल के कंटेंट्स को सेल के अंदर बाउंड्री में रख सकते हो प्रॉपरली। हाइट कंप्यूटर अपना आप यानी कि एक्सेल अपना आप सेट करेगा। मैं वापस इसको अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जेड प्रेस करके। तो ये हो गया आपका रैप टेक्स्ट। उसके बाद का ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर, सेल को मर्ज करना मतलब जोड़ देना। मैं यहाँ पे जितने भी सेल सिलेक्ट करूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सेल मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो मर्ज करेंगे क्या, ये पांचों सेल को जोड़कर एक ही सेल बना देगा। उसके साथ साथ उसका नाम क्या है, सेंटर, यानी कि कर्सर कहाँ पे आएगा, बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइनमेंट में आएगा। मैं सेंटर अलाइनमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, मिडल नहीं कर रहा हूँ। मिडल वर्ड यूज होता है वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, और सेंटर वर्ड यूज होता है ओरिजेंटल अलाइनमेंट के लिए। मैं मर्ज एंड सेंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये पहले 5 अलग अलग सेल थे, अभी पांचों को मिलाकर जोड़कर मर्ज कर दिया, उसको ज्वाइन कर दिया। और अगर मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा एंटर करने के लिए, तो कर्सर आ रहा है सेंटर में, क्योंकि ये ऑप्शन का नाम है मर्ज एंड सेंटर। मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ, एक्सेल ट्यूटोरियल ऑफ मर्ज सेल। ऐसा आप कुछ भी हेडिंग देना है तो दे सकते हैं, जो सेंटर में आएगा। आप ऐसा नहीं है कि ओरिजेंटल सेल को ही मर्ज कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पे 2 सेल वर्टिकली सिलेक्ट किए मैंने, तो वर्टिकल सेल मर्ज हो जाएंगे। डबल क्लिक करो, अलाइनमेंट सेंटर रहेगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये ओरिजेंटल अलाइनमेंट है। मिडल अलाइनमेंट मर्ज बटन नहीं करता, वो सेंटर में रखता है ओरिजेंटली, नॉट वर्टिकली, वो ध्यान रखना है। तो आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप अपने सेल को मर्ज कर सकते हैं, और मर्ज किए हुए सेल को निकालना हो तो वापस वही सेल को सिलेक्ट करके वही बटन प्रेस कीजिए, तो डीमर्ज हो जाएगा, यानी कि जोड़ी हुई चीजें वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखो। तो वापस अलग अलग 5 सेल में वो आ गया। मैं उसको वापस मर्ज कर देता हूँ, सिलेक्ट किया और मर्ज इन सेंटर। तो ये है काम मर्ज एंड सेंटर का। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अभी ये हम बात करते हैं वैल्यूज की। नंबर फॉर्मेटिंग है अलग अलग। अगर आपको कोई दूसरे जैसे कि दूसरे चलन यानी कि डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, उसके साथ काम करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया डॉलर, तो आगे डॉलर साइन अपने आप आएगी सब में। तो आप करेंसी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। मान लो कि यहाँ पे मुझे पाउंड यूज करना है, तो आप पाउंड भी ले सकते हैं। यहाँ पे यूरो लिया मैंने सपोज, तो यूरो की साइन आ गई। तो अलग अलग करेंसी के साथ काम करना हो तो आपको यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाना है। मैं उसको अंडू कर रहा हूँ वापस, या तो मैं ऐसे ही अभी रखता हूँ, बाद में हम चेक कर लेंगे उसको। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज साइन चाहिए आपको आपकी वैल्यू के ऊपर, तो ये क्लिक कर दो, परसेंटेज साइन अपने आप आएगी। उसके बाद 1000 वाली वैल्यू है, मान लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शीट 2 में जाकर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये नंबर फॉर्मेट वाला। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। मान लो कि मैं लिख रहा हूँ 12,000 लिखा, तो इसमें बीच में 12,000 में एक्चुअली 12 के बाद हम कॉमा चाहते हैं। वापस होम मेनू में आते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये कॉमा यूज करना है। आप देख सकते हैं कि 12 के बाद अपना आप वो कॉमा उसने यूज कर लिया। तो ये अपना आप वैल्यू अप्लाई कर लेता है, यानी कि जो फॉर्मेट अप्लाई कर देता है। सपोज 1,25,345 मैंने ऐसा लिखा, और मैंने ये कोमा बटन प्रेस किया, तो उसके हिसाब से वो फॉर्मेट कर देगा। फिर ये पॉइंट है, इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। पॉइंट
डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए, ये बढ़ा रहा हूं मैं और ये कम कर रहा हूं। सो हाउ मेनी डिजिट्स यू वांट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ज्यादातर हम हमारे कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल डिजिट यूज करते हैं, मतलब मगर ज्यादा एक्यूरेसी अगर चाहिए आपको तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। निकालना हो तो बिल्कुल जीरो कर दो, तो पीछे कुछ नहीं आएगा, तो वो आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। एक चीज और है, मैंने इसमें डिलीट कर दिया। अभी मुझे नॉर्मल नंबर चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए 12,000 नॉर्मली, मुझे कोई कोमा वगैरह नहीं चाहिए। मगर एक बार मैंने ये सेल में ये फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, फिर डिलीट करने के बावजूद वो फॉर्मेट ऐसा का ऐसा ही रहता है। मैं वापस शीट 1 में आऊंगा, ये मैंने यहाँ पे यूरो डॉलर पाउंड जो भी है उसका मैंने आपको डेमो दिया था। एक्चुअल मुझे अभी चाहिए नहीं है, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये परसेंटेज भी डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी होगा क्या आ रहा है देखिए आप, मैंने कोई वैल्यू डाली 67, वापस वही आ रहा है, यूरो आ गया 87, डॉलर आ गया 98, परसेंटेज आ गया। यानी कि मैंने तो डिलीट कर दिया था, आपको क्या लगता है कि डिलीट कर दिया तो सब कुछ चला गया, मगर वो नहीं जाता है। तो आपको वापस आपको ऐसा करना होगा, जो मैं टाइप करूँ वही आना चाहिए। मुझे एडिशनल डॉलर या पाउंड या यूरो या परसेंटेज कुछ नहीं चाहिए। मगर आपकी जगह पे किसी और ने एक बार वहां पे ऐसा टाइप कर दिया होगा, तो क्या होता है, वो परमानेंटली वो ऑटोमाइज हो जाता है। तो वो निकालने के लिए एक अच्छा रास्ता ये है, वो सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे जनरल कैटेगरी लेनी है। कौन सी लेनी है, जनरल। जनरल मतलब जो आप टाइप करोगे आपको एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा, कंप्यूटर उसके अंदर कुछ एडिशनल चेंजेस कुछ नहीं करेगा। मैं वापस जनरल ले रहा हूँ, वापस आ गई मेरी वैल्यू वहां पे। ये परसेंटेज का उसने कर दिया इसलिए ऐसा आ रहा है। मैं अभी नॉर्मल 98 लिख रहा हूँ वहां पे, तो आ गया नॉर्मल। एक बार फिर मैं अंडू कर रहा हूँ। कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई अगर आपने कर दी है तो सिंपली डिलीट करने से वो चीज जाएगी नहीं। वापस डॉलर आ गया, तो उसको निकालने के लिए आपको वो नंबर फॉर्मेट चेंज करके रखना है जनरल। जनरल मतलब जैसा आप टाइप कर रहे हो ऐसा ही मिलेगा, वही बेटर होगा। कोई भी अगर इधर उधर हो गया, आपको लगेगा सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, या तो मैंने ऐसा नहीं किया था, ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस देता हूँ तो स्टूडेंट ऐसा भी बोलते हैं कि सर मेरा कंप्यूटर चेंज कर दो ना, प्रॉब्लम है कुछ अपने आप हो रहा है। एक्जेक्टली ऐसा नहीं है, कुछ बाय मिस्टेक आपने ऐसा ऑप्शन ले लिया होता है, तो फॉर्मेट परमानेंटली ऑटोमाइज हो गया होता है। तो आपको जनरल में जाके उसको चेंज करना है, तो आपको वापस नॉर्मल कंटेंट्स मिल जाएगा। शीट 2 में जाके मैं दूसरे कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई डेट लिख दी, ठीक है। और एक चीज और जो मैंने आपको ऑटोफिल में सिखाई थी, वो डेट के ऊपर भी अप्लाई होता है। 12 के बाद सपोज 13, ठीक है। ये दोनों डेट को सिलेक्ट करो, दोनों डेट को सिलेक्ट करो और उसको आप ड्रैग करो। 12, 13, 14, 15 डेट अपने आप ऑटो फिल लेता है। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑटो फिल हैंडल क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू को कंसीडर करके आगे की वैल्यू ऑटोमेटिक फिल करता है। अच्छा, ये सभी में डेट मैंने डाल दी। तो ये हो क्या रहा है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं कोई भी एक नंबर डाल रहा हूँ। क्या हुआ, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, मैं तो डाल रहा हूँ 1 2 3 4 और वहां पे आ रहा है कोई डेट। ये प्रॉब्लम काफी सारे लोग फेस कर लेते हैं, क्योंकि एक बार आपने डेट डाल दी, फिर आप वहां से डेट को हटा कर डिलीट करके आपको लगता है कि अभी मैं फ्यूचर में वहां पे नंबर डाल देंगे। मगर ऐसा जैसे ही आप करोगे, आपको क्या मिलता है, वो नंबर की जगह पे कोई एक डेट आ जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे फॉर्मेट चेंज हो गया होता है। तो वापस कैसे उसको हैंडल करेंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा हो गया है, डेट। और वहां पे आपको कौन सा ले लेना चाहिए, जनरल। तो आपको वापस वही चीज मिलेगी जो आप टाइप कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑटोमेटिक एक्सेल एक्सेप्ट कर लेता है आपने जो भी चेंजेस किया होता है, और उसके हिसाब से ही आगे काम करता है।
तो आपको वापस एक्सेल को बताना पड़ेगा कि भाई अभी मुझे ये नहीं चाहिए, वापस जनरल चाहिए, तो आपको जनरल कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। तो ये इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो ये हो गया। अभी हम थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं। टोटल और एवरेज यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटो सम नाम का ऑप्शन है। यही होम मेनू की बात है, इसलिए मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ अभी। ऑटो सम ले लूंगा, तो आप देख सकते हो कि मैंने जो सेल में सम ऑप्शन डाला है उसकी लेफ्ट साइड में जो जो नंबर है वो सभी नंबर को यहाँ पे कंसीडर कर दिया है, और मैं अभी एंटर की प्रेस कर दूंगा तो वो टोटल आ जाएगा। जो मैंने आपको फिल हैंडल सिखाया था वो बहुत काम आएगा आपको आगे भी। मैं सपोज दूसरी कार्तिक की बात कर रहा हूँ, वापस मुझे टोटल चाहिए, ऑटो सम में जाऊंगा, सम प्रेस कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, सम आ गया। अभी यही चीज बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला को भी फिल हैंडल से ऑटो फिल करवा सकते हो। मैं वापस ड्रैग कर लूंगा फिल हैंडल से, तो यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी पंकज, कौशल, अनुज और अंकुर के ऊपर। ये बेनिफिट रहता है फिल हैंडल का। उसी तरह से एवरेज की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऑटो सम के बाजू के ट्राइंगल में क्लिक कर अभी मैं इस बार में ले लूंगा एवरेज। अभी यहाँ पे आप एवरेज देखो क्या हो रहा है, वो F4 को भी ले रहा है। F4 क्या है, सेल का नाम है, मगर मुझे कौन कौन से चाहिए, सिर्फ C4, D4 और E4। तो आप यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए। जितना पार्ट आप सिलेक्ट करोगे उतनी की ही एवरेज आपको मिलेगी। ये हो गया। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं दूसरे सेल में आ गया, कार्तिक में, ऑटो सम, एवरेज, बाय डिफॉल्ट वो सबको ले रहा है। अभी किसको लिया, ऊपर को लिया, मुझे ऊपर वाला नहीं चाहिए, यानी कि मुझे प्रणव का जो एवरेज है वो नहीं चाहिए। जिसकी एवरेज चाहिए वो सेल को सिलेक्ट कर लो कंटिन्यूअसली और एंटर की प्रेस कर दो। एक बार और, एवरेज ऊपर का नहीं चाहिए मुझे, एंटर हो गया। अभी मैं फिल हैंडल से आगे उसको ड्रैग कर देता हूँ तो सब में आ जाएगा, अपने आप वो कंसीडर कर लेता है। मुझे वर्टिकल टोटल चाहिए तो सम, बाय डिफॉल्ट उसने वर्टिकल ले लिया है तो कोई इश्यू है नहीं, आप एंटर की प्रेस कर दो, आ गया टोटल। उसी तरह से एवरेज, ऊपर की एरिया पूरा ले लिया है, यहाँ पे एंटर कर दो, एवरेज आ गई। तो ये हो गया आपका सम, एवरेज, मीन एंड मैक्स। अभी मैं सम और एवरेज तो हो गया, अभी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज मुझे यहाँ पे प्रणव की मिनिमम वैल्यू यानी कि मिनिमम मार्क्स इन कौन से है उसके, तो यहाँ पे ऑटो सम में जाएंगे, मीन लूंगा। मीन फंक्शन का यूज होता है मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए। यहाँ पे एवरेज को भी कंसीडर कर लिया, टोटल को भी कंसीडर कर लिया, जबकि आपको वो नहीं चाहिए तो सिलेक्शन वो नहीं चलेगा, डायरेक्ट एंटर की प्रेस मत करिएगा। आप सिलेक्ट कर लो कि किसमें से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और फिर एंटर की प्रेस करनी है। तो ये 3 नंबर में 45 है, तो अपना आंसर कौन सा आया, 45 आया। उसी तरह से मान लो कि कार्तिक में मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये सेल में रखा मैंने, ऑटो सम में गए, मैक्स ऊपर वाला सिलेक्ट किया, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो 77, 85 और 65 में से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और एंटर की प्रेस कर दी। तो 77, 85 और 65 में 85 हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, इसलिए 85 मुझे रिजल्ट में मिले। तो ये हो गया आपका सम, एवरेज, मीन एंड मैक्स कैलकुलेशन, जो होम ऑप्शन में है, इसलिए मैंने डायरेक्ट अभी ले लिया। आगे बहुत कुछ सीखना है कैलकुलेशन में, अभी फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि होम मेनू में है, हम होम मेनू को कंसीडर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत काम का ऑप्शन है। कंडीशनली आपको आपके सेल का लुक चेंज करना हो कंडीशनली, तो ये बहुत ऑप्शन काम आएगा हमको। जैसे कि ये मैंने कुछ सेल सिलेक्ट किए हुए, एवरेज की बात कर लेते हैं, चलो एवरेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, या तो डायरेक्ट न्यू रूल में ही चले जाइए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज।
फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, उसमें जाना है आपको। सेल वैल्यू यहाँ पे बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, सब कुछ है। मुझे ये करना है कि जिसका 78% है उसको मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं ग्रेटर देन सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे 70 वैल्यू डाल दूंगा, ग्रेटर देन 70। फिर फॉर्मेट बटन पे प्रेस करूंगा और मैं लुक डिसाइड करूंगा कि मुझे कैसा लुक चाहिए, कलर बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, वो सब मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन भी मैं रख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे ओके। तो आप देख सकते हो कि फॉन्ट कलर चेंज हो गया, अपना ग्रीन कलर में आ गया। ठीक है, अभी फ्यूचर में किसी की भी वैल्यू, किसी की भी एवरेज 70 अप हो जाएगी तो अपने आप वो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 45 है, मैंने यहाँ पे 85 डाल दिया, एवरेज चेंज हो गई, अभी हो गई 70 अप, तो अपने आप वो कलर कौन सा हो गया वहां पे, 79। ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैंने लुक चेंज करवाया है मगर कंडीशनल, कोई एक कंडीशन अप्लाई की हुई, जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, मैंने जो लुक दिया है वो लुक उसको अप्लाई हो जाएगा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि हम अलग अलग लेवल को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो कंडीशनल दे दो, जैसे ही वो फुलफिल होगी आपको वर्क मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। मैनेज रूल्स, वापस मैं उसी रूल के अंदर जाऊंगा, मैंने जो भी चेंज किया वो मैं कर सकता हूँ वापस। एडिट रूल, जो भी चेंज करना है मैं कर सकता हूँ। फॉन्ट, बॉर्डर, फिल कलर चेंज करना है तो फिल कलर भी मैं चेंज कर पाऊंगा उसका। ओके ओके, तो वो भी चेंज होगा, अप्लाई। ओके, और बाद में मार्क्स चेंज हो गए और कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो वापस वो फॉर्मेटिंग जो आपने दी है वो हट भी जाएगा, अपना निकल गया यहाँ पे, क्योंकि 70 की जो कंडीशन दी थी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो वो कलर चला गया, नॉर्मल हो गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अपने वर्क को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनली। डायरेक्ट न्यू रूल में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, यहाँ पे आपको कंडीशन देनी है, ग्रेटर देन, लेस देन, और अपनी रेंज सिलेक्ट करके वैल्यू अप्लाई करनी है। बिटवीन है तो दो वैल्यू देनी पड़ेगी कि इसके और इसके बीच में अगर होगा तो क्या चेंज करना है। फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, एंड यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ये सब अलग अलग ऑप्शन उसके अंदर है। ज्यादातर यूज होता है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, जिसमें हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंडीशन दे पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। मान लो कि हम अप्लाई कर रहे हैं टोटल के ऊपर, रेडीमेड है डेटा बार्स, आप ग्राफ दे सकते हैं, वैल्यू जहाँ पे ज्यादा वहां पे ग्राफ टच हो रहा है, ये 257 मैक्सिमम है तो वो टच हो रहा है, कम है तो कम, तो ग्राफ आप दिखा सकते हो। उसी में वैल्यू को ही कंसीडर करके वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक सेट करता है। स्केल देना हो, आइकॉन्स देना हो अप एंड डाउन, तो कोई एक वैल्यू को एवरेज कंसीडर करके बाकी को कंसीडर करता है। मान लो कि 200 हाईएस्ट है तो उसको अप बताया और बाकी सबको लोअर बता दिया। तो ऐसा भी आपको हाईलाइट करना हो तो कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर शीट बनाए, रिपोर्ट बनाए, उसके हिसाब से आप फिर डेटा प्रिंट आउट निकाल के सबमिट भी कर सकते हैं। उसमें भी मोर रूल्स है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको आपके वर्क के हिसाब से वर्क करना हो तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चूज करना है कि क्या आपको चाहिए। बाकी डिटेलिंग आप खुद ही देख लीजिएगा। काम एक ही चीज से, एक ही तरीके से काम होगा, फर्क इतना है कि ये कुछ कोई लोग ये सिंबल देगा, इसमें आपको बार्स कॉलम्स मिलेंगे, इसमें कलर कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, इसमें आइकॉन्स मिलेंगे। बाकी रूल्स तो वही आएंगे जो कि मैंने आपको पहले बताया था, यही सब ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मगर ये अपने वर्क को हाईलाइट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो भी कंडीशनली। सेटिस्फाइड होने पर अपने आप अप्लाई हो जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा तो अपना आप निकल भी जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो फॉर्मेट एज टेबल, ये अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस दिए हैं, जो आपको आपके टेबल के ऊपर अप्लाई करना हो तो आप कर सकते हैं। मान लो कि मैं एक अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ।
ये कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर अपने हिसाब से चेंज होगी, जैसे कि एक्चुअली मैंने मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई थी, इसलिए ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कलर कॉम्बिनेशन मैंने जो यहाँ पे सेट किया है वो यहाँ पे आ गया। लुक, टेबल का लुक चेंज होता है और कुछ नहीं यहाँ पे। उसके बाद सेल की स्टाइल्स है, यहाँ पे सेल की स्टाइल है तो हम देख लेते हैं। मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा। ये कलर कॉम्बिनेशन जो है वो किस लिए है, सिर्फ सेल के कलर चेंज करता है, सेल का कलर चेंज करेगा, जो हम ऑलरेडी फॉर्मेट टेबल में हमने देख लिया है। वो तो हम ऐसे ही सिलेक्ट करके यहाँ से भी हम सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। अभी जो नई चीज़ है वो यहाँ पे ये है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। अभी मैं फॉर्मेट सिखा रहा हूँ आपको। मान लो कि कोई भी रो में आपको सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे फोर्थ रो की जगह पे नई ब्लैंक रो चाहिए, तो पहले फोर्थ रो को सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट रोज, तो फोर्थ वाली रो, फोर्थ पोजीशन में मुझे एक ब्लैंक रो मिल गई और फोर्थ का डेटा नीचे बॉटम नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। यही चीज मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। ये फोर्थ रो के ऊपर राइट क्लिक करो, नंबर 4 के ऊपर राइट क्लिक करो, आपको मिलेगा इंसर्ट, इंसर्ट हो जाएगी, वहां पे एक ब्लैंक रो और वो रो का डेटा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। डिलीट करने पर ये रो पूरी डिलीट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, इंसर्ट से वो जो रो का डेटा है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है और डिलीट करने पर वो रो डिलीट हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे है इंसर्ट में और डिलीट में। डिलीट रो, रो डिलीट करेगा, और डिलीट सेल सिर्फ सेल को डिलीट करेगा, और डिलीट सीट पूरी सीट को डिलीट कर देगा। और यहाँ पर भी इंसर्ट सीट, जो यहाँ पे प्लस बटन से जो मैं काम कर रहा हूँ वही चीज यहाँ से मिलेगी, इंसर्ट सीट। उसके बाजू में जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेट रो हाइट, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कैसे चेंज करना है माउस से, मगर आपको अपने तरीके से डिसाइड करना है। अभी थर्ड रो की हाइट है 38.25, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसकी 40। ओके, थोड़ा सा चेंज में कर रहा हूँ, हाइट में थोड़ी सी बढ़ गई, तो आप यहाँ पे आप वैल्यू देकर भी हाइट को चेंज कर सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट मतलब कंटेंट्स के हिसाब से आपको एक्सेल को ऑर्डर देना है कि मेरे कंटेंट्स के हिसाब से रो की हाइट ऑटोमेटिक फिट कर दो, तो ऑटो फिट रो हाइट लेनी है। कॉलम की विथ हमने मैन्युअली तो माउस से देख लिया था, अभी नंबर देकर भी मैं विथ बढ़ा सकता हूँ। जैसे रो हाइट में चेंज किया उसी तरह से कॉलम विथ में भी मैं विथ चेंज कर सकता हूँ। रीनेम सीट, ये जो सीट 1 में अभी मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम बदलने के लिए रीनेम सीट यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे नाम दे दो, डेमो मैंने नाम दे दिया और एंटर की प्रेस कर दो। सीट 1 का नाम बदल के क्या हो गया, डेमो। दूसरा तरीका, इसी के ऊपर आप डबल क्लिक करो, माउस का डबल क्लिक, वापस वही चीज आ गई, नाम वापस मैंने चेंज कर दिया, एंटर की प्रेस कर दी। सीट के ऊपर राइट क्लिक करो, सीट के नाम के ऊपर, इंसर्ट सीट को, नई सीट को ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रीनेम मतलब सीट का नाम बदलने के लिए। अभी ये मूव और कॉपी क्या है, ये कैसे मुझे मिला, सीट के नाम के ऊपर राइट क्लिक करके मूव और कॉपी, मुझे ये सीट की कॉपी चाहिए, दूसरी कॉपी एग्जैक्टली, क्योंकि ज्यादातर डेटा रिपीट हो रहा है तो मैं क्यों वापस टाइप करूँ, इसी की मैं दूसरी कॉपी बना के थोड़ा सा चेंजेस में कर लूंगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्रिएट ए कॉपी, और उसको आपको कहाँ पे चाहिए, कोई दूसरी एक्सेल की सीट में भी आप कॉपी कर सकते हो। इसके लिए आप न्यू बुक ले लो, या आप जो सीट में काम कर रहे हो उसमें कहाँ पे रखना है, मूव टू एंड, तो आप ही की फाइल के अंदर सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहली सीट जो मेरी ओरिजिनल थी उसका नाम है एक्सेल डेमो, जो नई सीट ऐड हुई उसका नाम है एक्सेल डेमो 2। मूव करूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट करना भूल गया क्रिएट ए कॉपी, तो मेरा ही सीट मेरी ओरिजिनल प्लेस से निकल जाएगी और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी। ये आप बहुत ध्यान से, कॉपी करनी है तो नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, वरना वो मूव हो जाएगा। ये ऐसी बात होगी जैसे आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो और कट पेस्ट कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट कट पेस्ट करता है, और कॉपी पेस्ट करना है तो क्रिएट कॉपी ऑप्शन आपको टिक करना है। तो ये हो गया आपका ये फॉर्मेट ऑप्शन, जिसमें मैंने आपको सिखाया रीनेम, मूव, ठीक है, कॉलम की विड्थ, हाइट, ये सब मैंने आपको सेट करना सिखाया। टैब कलर,
ये जो टैब है राइट क्लिक करो आप, टैब कलर भी मिलेगा, टैब का कलर भी आप सेट कर सकते हो। इसका कलर ये रखा, दूसरी शीट का कलर मुझे दूसरा चाहिए तो वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। हर शीट का कलर भी आप कर सकते, सिर्फ नाम में, यहाँ पे नहीं, मेन शीट वर्क एरिया में नहीं, वर्किंग एरिया में नहीं, जहाँ पे नाम दिख रहा है वहां पे आपको अलग अलग शीट को अलग अलग कलर से हाईलाइट करना हो तो उसके लिए ये टैब कलर काम आता है। उसके बाद है सॉर्ट ऑप्शन, मैं नॉर्मल ऑप्शन सिखा देता हूँ आपको। सॉर्ट में आप अपना डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कस्टम सॉर्ट में ही मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा, नॉर्मल सबको आता है। सॉर्ट बाय किस की मदद से आपको सॉर्ट करना है, अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, हेडिंग से ही सिलेक्ट करता हूँ। सॉर्ट कस्टम सॉर्ट किससे सॉर्ट करना है, रोल नंबर वाइज, नेम वाइज, मेस वाइज, टोटल वाइज या एवरेज वाइज। तो मान लो कि मुझे सॉर्ट करना है टोटल की मदद से, और अभी डिसाइड करो लार्जेस्ट वाला फर्स्ट चाहिए स्मॉलेस्ट वाला, मुझे लार्जेस्ट वाला यानी कि सबसे ज्यादा टोटल जिसका है वो पहले चाहिए। ओके कर दिया मैंने। तो अभी आप देख सकते हो कि 257 टॉप पे है, 227, 194, 191, 187 एंड 165। तो बेनिफिट ये रहता है, आपने जो एरिया सिलेक्ट किया है आप कस्टम सॉर्ट में जाओ, आपको जिसकी मदद से सॉर्टिंग करना है वो कॉलम सिलेक्ट करो, उसकी वैल्यू आप सिलेक्ट करो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मुझे इसके साथ साथ ये रोल नंबर भी मेरा चेंज हो गया है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको रोल नंबर सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो सिर्फ नेम पे सिलेक्ट करते तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 ही रहता, और बाकी सब कंटेंट जो एरिया आप सिलेक्ट करोगे सॉर्टिंग ऑप्शन उसी एरिया को इफेक्ट करेगा, बाकी सबको वो डिस्टर्ब नहीं करता है। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज हमने ऑलमोस्ट ये होम मेनू कंप्लीट किया, बहुत सारे ऑप्शन हमने सीख लिए, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन, फिर ये मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट, नंबर के अलग अलग फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल्स, सेल स्टाइल, इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट, ऑटोसम और सॉर्टिंग। काफी सारा ऑप्शंस हमने आज सीखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई डाउट्स आपको नहीं होने चाहिए, मगर एक चीज है कि कोई भी आप सीखो तो उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप खुद भी परफॉर्म कर लें, चेक कीजिए, और डाउट्स है तो नेक्स्ट सेशन में हम जरूर मिलेंगे, उसमें हम अपना डाउट्स क्लियर करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे अभी क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।